अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले दुनिया की हालात कैसी थी। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले लोगों का दारोमदार ज़रात पर था। अक्सर यूरोपियन ममालिक के लोग खेतों में और बहुत कम लोग दुकानों में काम करते थे। ग्रेट ब्रिटेन, चूंकि उस वक्त तमाम दुनिया पर इनकी राज थी, एशिया, यूरोप और अमेरिका पर इसकी हुक्मरानी थी। ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका से कॉटन दरामद करता था, क्योंकि अमेरिका इनकी कॉलोनी थी। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया इनकी कॉलोनी थी, इसी तरह अमेरिका भी थी। इस कॉटन से कपड़े बनाते थे। चूंकि उस वक्त मशीन की इजाद नहीं हुई थी, तो ये लोग हाथों के जरिए से कपड़े बनाते थे। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग था, दूसरा बहुत लेबर फोर्स रिक्वायर्ड थी कि वो कॉटन से कपड़े बनाए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन refers to the shift from agrarian and rural society to industrial and urban society, यानी shifting from agricultural society to industrial and urban society। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट को एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कहते हैं। The Industrial Revolution was a transition to new manufacturing processes from about 1760 to 1820। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दो फेजेस थे। फेज वन ये ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक में था और ग्रेट ब्रिटेन इनमें से एक अहम मुल्क था। ये 1760 में आया था। फेज टू बिटवीन 1820 एंड 1840 और ये ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था। एक्सप्लेनेशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज ट्रांजिशन फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड टू मशीन्स, न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड आयरन प्रोडक्शन प्रोसेसेस, improved efficiency of water power, the increasing use of steam power, the development of machines and the rise of the factory system। ये प्रोसेस ग्रेट ब्रिटेन में 1760 में स्टार्ट हुआ था और फिर ग्रेट ब्रिटेन से तमाम यूरोप में फैल गया। चेंजेस आर एडवांटेजेस ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। चेंजेस यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से दुनिया में क्या चेंजेस आई थी। टेक्नोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल। हम अब बारी बारी इनको पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंज, द यूज ऑफ न्यू बेसिक मटेरियल्स जैसा कि आयरन एंड स्टील, द यूज ऑफ न्यू एनर्जी सोर्सेज सच एज कोल, द स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड द इंटरनल कंबस्शन इंजन, द इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन्स such as spinning jenny and the power loom that permitted increased production with a smaller expenditure of human energy. A new organization of work known as the factory system, which resulted in increased division of labor and specialization of function. Important developments in the transportation and communication. The increasing application of science to industries. Agricultural improvements that made possible the provision of food for a larger non-agricultural population, यानी उन लोगों को भी ज़रात के फ़वाइद पहुंचाना जिनका ज़रात से दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक न हो। इकोनॉमिक एडवांटेजेस की ये है, आसान अल्फाज में पैसों की सर्कुलेशन होती है। किस तरह, यानी आम लोग, हम लोग दुकानदार से अशिया खरीदते हैं। किस तरह? पैसों के जरिए से। दुकानदार वो पैसे ट्रांसपोर्टर्स को देते हैं, ट्रांसपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वो पैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रीज में ये चीजें बनती है ना। अब इंडस्ट्रियलिस्ट वही पैसे अपने एम्प्लॉयर्स को देते हैं, यानी पैसे जो है, पैसों का ये एक सर्कुलेशन होती है, आम इंसान से कारखानादार तक का सफर। पॉलिटिकल, इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए अपनी लॉज रेगुलेशन कारखानों पर इम्प्लीमेंट करती है। तो ये पॉलिटिकल इफेक्ट। सोशल,
सोशल चेंज ये है कि पहले ज़माने में सिर्फ दो तबके थे, एक अपर क्लास और दूसरा लोअर क्लास। अपर क्लास में ज़्यादातर मालदार लोग, जिसको एरिस्टोक्रेट्स भी बोलते हैं, वो थे, जबकि लोअर क्लास में मजदूर तबका, जिसमें मजदूर, किसान और जो ये छोटे ताजर है, ये शामिल थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद एक तीसरी क्लास की जन्म हुई। उस तीसरी क्लास को मिडिल क्लास बोलते हैं, जिसमें मैनेजर और ये दरमियाने तबके के जो ताजर है वो इंक्लूड है। कल्चरल चेंज ये है कि दस्तकारी जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके बजाय अब ये चीज़ें जो अब पहले हाथ से बनती थी, अब ये मशीनों के ज़रिए से बनती है। मशीन के ज़रिए चीज़ें बहुत ज़्यादा भी बनती है और आसान और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें बन जाती है। ये सोशल चेंज है। साइकोलॉजिकल क्या है? देयर वॉज अ साइकोलॉजिकल चेंज, कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू यूज रिसोर्सेज एंड टू मास्टर नेचर वॉज हाईलाइटेड। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको फेज वन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में आया था। शुरू में ग्रेट ब्रिटेन जो था वो इन मशीनरी को, या वो लोग जो एक्सपर्ट थे मशीनरी को चलाने में, इनको बाहर नहीं भेजते थे, ना मशीनरी की ट्रांसपोर्टेशन करते थे, और उन्होंने एक मोनोपोली रखी थी। अब ब्रिटेन में पहले ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों आया? एक तो इसकी आबादी बढ़ गई, इंक्रीज इन डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ वर्कर्स। दूसरा, ग्रेट ब्रिटेन जो है ये एक जजीरा नुमा मुल्क है, एक आइलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन को अगर आप नक्शे में देखें तो यूरोपियन कंट्री के साथ इंग्लिश चैनल के जरिए से कनेक्ट हुआ है। नॉर्थ सी के जरिए नॉर्वे और डेनमार्क के साथ कनेक्ट हुआ है, जबकि अटलांटिक ओशियन के जरिए अमेरिका के साथ कनेक्ट है। यानी इनके पास ट्रेड करने की जो सी पोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इनका राज था। अब ये अपने कॉलोनीज के साथ ट्रेड करते थे। उनको बॉन्ड किया था कि आप दूसरों के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, आप अगर ट्रेड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन के साथ करेंगे। तीसरा, इसमें स्टेबल गवर्नमेंट थी। ये जिन ममालिक को कॉलोनाइज करते थे उनकी रिसोर्सेज को अपने मुल्क बेचते थे। टू इंग्लिशमैन, विलियम एंड जॉन कोकरेल, ब्रॉट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू बेल्जियम। इंग्लिश के बाद यानी इंग्लैंड के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेल्जियम की तरफ फैल गई और बेल्जियम यूरोप का दूसरा मुल्क बना जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई। फ्रांस उस वक्त फ्रेंच रिवॉल्यूशन में गिरा हुआ था और वो इंडस्ट्रियल रेस में बहुत पीछे था। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के पास आयरन और कोयले की बहुत से जराए और रिसोर्सेज है, लेकिन चूंकि उस वक्त जर्मनी की यूनिफिकेशन नहीं हुई थी, जर्मनी 36 स्टेट्स में बटा हुआ था। जब 1870 में जर्मन की यूनिफिकेशन हुई, जर्मनी एक अलग मुल्क बना, तो जर्मनी ने स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज में तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया। The second industrial revolution, or the second phase of industrial revolution. It is also called American Industrial Revolution. 19वीं और 20वीं सेंचुरी में यूएस में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई तो यूएस ने यूरोपियन पावर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। मॉडर्न इंडस्ट्री began to exploit many natural and synthetic resources, lighter metals, new alloys, and synthetic products such as plastics, as well as new energy sources. Combined with these were developments in machines, tools, and computers that gave rise to the automatic factory. Although some segments of industries were almost completely mechanized in the early to mid 19th century. Causes of the Industrial Revolution. कौन से वो काजेज थे, वो वजूहात थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया? पहला था ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। The growth of resources like coal and iron, which played an important role in the process of industrialization. Coal was a necessary component in the industrial process as it fueled the steam engine that were used in trains, ships, and all other sorts of machinery.
The mining of coal became even more easier after the invention of the steam engine by Thomas Newcomen, which was originally used to pump water out of coal mines. दूसरा था a large market for selling goods, क्योंकि कॉलोनीज इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा थे, वो इन चीज़ों को बेचते थे अपनी कॉलोनीज में. Trade routes and partners, transportation and communications were comparatively easy and cheaper. Stable monetary system, labor force, वो अपने कॉलोनाइज यानी जो इलाके उन्होंने कॉलोनाइज किए थे, अमेरिका, एशिया, यहाँ से लोग इंग्लैंड बेचकर इनसे वर्कर का काम लेते थे. इनकी कोई हुकूक नहीं थी और उनसे 12 से 16 घंटे तक एक दिन में काम लेते थे. द लास्ट वन इज एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन. ये एक मेन काज था. एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की एक अहम वजह है. एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आने से फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हुई. मेन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जो है वो इंक्रीज्ड इन फूड प्रोडक्शन का जरिया बनी. इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, जब खुराक ज़्यादा हो गई, फूड ज़्यादा हो गई, फूड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, तो इसने आबादी ज़्यादा कराई. आबादी ज़्यादा कराने से दो तरीकों से इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के लिए मौजू साबित हुई. एक तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोगों की ज़रूरत थी, इसको पूरा किया, और दूसरा बड़े बड़े मार्केट्स बन गए जो इन इंडस्ट्रीज में बनने वाली अशिया को फरोख्त करते थे. आप देख ले, ये है मोर वर्कर्स फॉर द फैक्ट्रीज एंड माइंस, और दूसरा लार्जर पॉपुलेशन क्रिएटेड अ मार्केट फॉर गुड्स. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स. टिम जैक्सन, जो ब्रिटिश इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर है, उन्होंने एक किताब लिखी, मटेरियल ट्रांजिशन. इस किताब में एक चैप्टर था, द बर्थ ऑफ द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन मटेरियल कंसर्न्स, और इसके पर टॉपिक्स थी पोल्यूशन, प्रॉफिट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर? द बर्थ ऑफ द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन मटेरियल कंसर्न्स में टिम जैक्सन लिखते हैं, बयान करते हैं, द मैसिव इंक्रीज इन एनर्जी यूज obtained by burning fossil fuels, which powered the development of new industries, transport, and a massive throughput of material, and also allowed a large scale in the UK population. The second and another effect of the Industrial Revolution, as Jackson pointed out, was the mass migration of population from the countryside to the fast-growing towns and cities where the factories and works were to be found. Air and water pollution came, for example, from coal burning, as well as more stages in the production of metals and basic chemicals. In the absence of suitable sanitation and refuse collection, waste from domestic sources caused additional problems. The impact on the health of urban populations from waterborne diseases like cholera and typhoid from air pollution and occupational exposure to the hazardous material. ये तमाम अल्फाज टिम जैक्सन की किताब से मैंने लिए हैं. अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सिक्के के दो रुख है. जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी वहाँ अर्बनाइजेशन भी होगी. Industrialization leads to urbanization by creating economic growth and job opportunities that draw people to the cities. Because of the population explosion and high demands for workers in factories, people begin to urbanize. People migrated to cities for employment opportunities. The cities grew rapidly and poor planning made the cities polluted and populated. Urbanization एक दूसरा impact है industrial revolution का. तीसरा इम्पैक्ट है सोशल इम्पैक्ट. सोशल इम्पैक्ट ये है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने सोसाइटी को तकसीम किया. सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया. पहले क्लास को एरिस्टोक्रेट्स, दूसरी को मिडिल क्लास, तीसरी को वर्किंग क्लास बोलते हैं. एरिस्टोक्रेट्स बहुत कम होते हैं, मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेट से ज़्यादा होते हैं, जबकि वर्किंग क्लास almost 90% of the population होती है.
चौथा इम्पैक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट ये है कि अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है, गैप है, वो मज़ीद बढ़ गया। मतलब अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर होता गया। पॉजिटिव स्टेप ऑफ निक्सन। निक्सन जो था वो यूएस प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड निक्सन। आप इस इमेज में देख सकते हैं माहौल इस तरह बन गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद। Industrial revolution leads to environmental pollution that can adversely impact human health. जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ी तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होता गया। एनवायरनमेंट की डिग्रेड होने से ह्यूमन हेल्थ पर एडवर्सली इफेक्ट हुआ। When companies do not pay for the environment damage they cause, the cost burden is placed on human society in the form of deforestation, extinction of species, widespread pollution, excessive waste and other forms of environmental degradation. तो निक्सन ने कौन सा अच्छा स्टेप लिया था? प्रेसिडेंट निक्सन उस वक्त यूएस के सदर थे। उन्होंने एक एजेंसी बनाई, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्यों बनाई? टू पुश फॉर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट दैट इंडस्ट्रीज हैव टू द एनवायरमेंट। क्रिटिसिज्म ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े फिलॉसफर है। इन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म की है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर। इनके दो कोट मैंने लिखे हैं। मार्क्स आर्गूड दैट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड पोलराइज्ड द गैप बिटवीन द ओनर्स। ओनर्स कौन होते हैं? हैविंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द वर्कर्स। वर्कर्स मीन नो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी जगह कार्ल मार्क्स कहते हैं द वर्किंग क्लास आर प्रोलेटेरिएट्स हु वर वर्कड टू द बोन टू क्रिएट द वेल्थ of the bourgeois or owners. Guys, if you have any question, any query, write in the comment section. I will answer you. Thank you. Allah Hafiz.